सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं। शिष्य को जैसे अर्जुन को द्रोणाचार्य ने अपनी सारी विद्या दी, चाहे मेरे आगे कोई कई 100 करोड़ रुपए का केस है, कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप होता है कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, मेरे शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है। मीट फैक्ट्री चलाते हो और आपके साथ धोखा होता है तो मैं वो केस, फॉल्स रेप केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी होती का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। मुझे लगता है न्याय का जीतना ज़्यादा मायने रखता है। आई शुड ऑलवेज ट्राई टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज एंड देयर वुड बी स्टिल वर्क इनफ। सोचिए मैं ये नहीं कर सकता। जो एक स्कूल की शिक्षा पद्धति है भारत के अंदर, उसमें कहीं बदलाव आने की बहुत आवश्यकता है। या मेरा पैदा मैं ऐसे समाज में हुआ, ऐसे माँ बाप मिले मुझे, या मेरी स्कूलिंग ऐसे स्कूल, मतलब इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ वैदिक एंड मॉडर्न एजुकेशन। उसकी भी आइडेंटिटी कभी रिवील ना हो जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती। उन्होंने सब मिलकर एक शुरुआत करी है, एक वैकुंठम नाम से एक स्कूल जो है वो खोला है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने शो जर्नी मैन पर। यहाँ पर हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ हटके किया है। ऐसे ही शख्स जिनसे हम आज आपको मिलवाने ले जा रहे हैं, जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिनका नाम है एडवोकेट अनुज सक्सेना, जिनकी कहानी आप बार बार सुनना चाहेंगे। इन्होंने बहुत सारे केस, बड़े बड़े केस लड़े हैं और इन्होंने बहुत सारे कॉलेजों में गेस्ट लेक्चर लिया है और साथ ही साथ हमारे नेशनल टीवी न्यूज़ चैनलों पे भी इन्होंने डिबेट करी है। और आज इनके बारे में सुनते हैं और इन्हीं की मुँह जवानी। नमस्कार सर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर, जर्नी मैन पर। तो आज आपसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा मेरे को। जैसा कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था आपसे मिलने की, तो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। तो अक्सर लोग साधु संत और वकीलों के पास जाते हैं, तो एक कहावत है कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, मेरे शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो शुरुआत करेंगे यहीं से कि आज की डेट में अगर देखें तो 99 क्या 100% लोग परेशान हैं। और आपका देखेंगे कि कोर्ट के अंदर भीड़ लगी पड़ी है, भाई भाइयों में नहीं बन रही है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसका रीज़न क्या है। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त शो चला रहे हैं आप, जर्नी मैन। तो दूसरा मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ कि आपने पूछा कि इतना समस्या क्यों है समाज में, हम देखते हैं आमतौर पे मेरा मानना ये है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं एक व्यक्ति के जीवन में, तो एक वकील का रास्ता, एक कोर्ट का रास्ता वो खटखटाता है जाके। और जब कोर्ट के रास्ते पे जाता है तो उसका जो कोर्ट में उसके साथ देने वाला होता है एक वकील होता है। लेकिन आमतौर पे हम आज के समय देखते हैं कि पीपल आर फाइटिंग ऑन जस्ट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट। थोड़ी सी बात हुई और उन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दिया। तो पहले तो आज के समाज में हमें देखने को मिलता है कि संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और अगर आप आंकड़ों से के हिसाब से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कोर्ट कचहरी में मुख्यतः जो लड़ाई होती है वो ईगो की वजह से होती है, ईगो क्लैश है कि बस कुछ नहीं, मुझे इसे सबक सिखाना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको इससे क्या चाहिए, कुछ नहीं, मुझे सबक सिखाना है, बस ये उनका जवाब होता है। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि इसी वजह से मुख्यतः केसेस बढ़ते हैं समाज में। और भी प्रकार होते हैं, और भी तरह के केसेस होते हैं जो अन्याय होता है समाज में लोगों के साथ, वो भी अप्रोच करते हैं। तो हम देखते हैं लोगों में जो लालच है, लोभ है, क्रोध है, ये बढ़ता जा रहा है। तो इसी की वजह से ये सारे डिस्प्यूट, समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो जैसे आपने अभी बताया है कि लोभ, लालच, क्रोध बढ़ता जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों लोग इतना लालच कर रहे हैं? क्यों क्रोध बढ़ रहा है? क्रोध बढ़ने का और लालच आने का रीज़न क्या है? देखिए, क्रोध और ये लालच, अगर मैं आपको थोड़ा अध्यात्म की ओर लेके जाना चाहूँगा कि जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में, ये देख लीजिए, ये मिसगिविंग्स हैं सारी, मतलब अवगुण हैं ये जो उसके जीवन में नहीं होने चाहिए थे, लेकिन वो अपनी कंडीशनड एक पोजीशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें लेके आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये सारी चीज़ें लेके आता है। और समाज में जो हम देखते हैं आसपास के, हमारी चाहे एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री हो गई, चाहे हमारा पीयर ग्रुप हो गया, चाहे जो सोशल समाज में हम जब उतरते हैं, हमारे जितने लोग हो गए, कम्पिटिटिव मेंटालिटी हो गई, ये सारी चीज़ें इस क्रोध को, काम को, लालच को बढ़ाती हैं और उकसाती हैं कि लोग इसमें फंसें और इसमें आएँ और कुछ ऐसे कुकृत्य करें जिसकी वजह से सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। तो वास्तविकता में अगर आप इसे बहुत सूक्ष्म तरीके से समझना चाहेंगे तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि हम, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में
एक दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ। एक होता है गुड डॉग, एक होता है बैड डॉग। गुड डॉग जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है कंपैशन को, करुणा को, दया को, पॉजिटिव थॉट्स को। और जो बैड डॉग होता है वो रिप्रेजेंट करता है काम को, क्रोध को, लोभ को, इन सारी चीज़ों को। और डिपेंड करता है कि आपके हृदय में कौन सा जो डॉग है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो कौन सा डॉग ज़्यादा पावरफुल होगा? जिसको आप ज़्यादा अच्छा खाना खिलाओगे। सिंपल सी बात। जिसको आप भूखा रखोगे वो कमज़ोर हो जाएगा। और वो खाना क्या है? वो खाना यही है जो हम सोशल मीडिया से इनटेक करते हैं, जैसे लोगों के साथ हम बैठते हैं, जैसे लोगों से हम मिलते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठोगे, आध्यात्मिक लोगों के साथ बैठोगे, अच्छे विचारों के वालों लोगों के साथ बैठोगे, तो आपके हृदय के अंदर जो एक गुड डॉग है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। और अगर आप गलत लोगों के साथ बैठोगे, ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जिन्हें धोखा देने में कोई सोचना नहीं पड़ता, तो वो जो आपका बैड डॉग है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। और जो गुड डॉग है वो धीरे धीरे बहुत ही कमज़ोर होता चला जाएगा। तो निर्णय आपके हाथ में अंततः, कि आपको कौन से गुड डॉग को स्ट्रांग करना है, बैड डॉग को स्ट्रांग करना है। ये प्रवृत्ति हमारे हर व्यक्ति के अंदर होती है, दोनों चीज़ें। तो इससे आप समझ सकते हो। आई लव योर क्लैरिटी। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने समझाया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अनुज सक्सेना और एक एडवोकेट अनुज सक्सेना, इसके बीच की जर्नी क्या रही? बीच की जर्नी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब मैं भी मुड़ के देखता हूँ तो आई माइट से दैट आई एम एन एक्सीडेंटल लॉयर, मतलब बन गया बस। ठीक है, मेरा ऐसे कुछ शुरू से कुछ मेरा एक प्लान नहीं था, एक विजन नहीं था कि आई वांट टू बिकम अ लॉयर, आई वांट टू प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कुछ था नहीं। इनिशियली मैं आपको बताऊं तो मैं कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा अपने स्कूल टाइम में, एवरेज से भी कम था। और शुरू से ही मेरा पढ़ाई में इतना रुझान था नहीं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि वास्तविकता में इस पढ़ाई का उद्देश्य क्या है। मुझे हिस्ट्री में काफ़ी रुझान था, हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़ने में काफ़ी रुझान आता था, लेकिन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये मुझे कभी समझ में नहीं आई। फिर धीरे धीरे जब समय बढ़ा तो टेंथ भी क्लियर हो गया। ऐसे भी था कि कहीं भी फेल नहीं हुए, हाँ टेंथ क्लियर हो गया। फिर आया कि ट्वेल्थ में क्या करना है, तो कुछ लोगों ने बताया कि कॉमर्स ले लीजिए, क्योंकि साइंस के तो आपके लक्षण लगते नहीं हैं। तो हमने कहा ठीक है कॉमर्स, तो कईयों ने बोला मैथ्स भी ले लो, आगे जाके और भी कुछ कर सकते हो। मैंने कॉमर्स विद मैथ्स ले लेते हैं। फिर उसके बाद जब ट्वेल्थ हमने क्लियर किया तो फिर सोच में पड़ गए अब क्या करें। लोग पहले ही सोच लेते हैं 10वीं में कि हमें ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, लेकिन हम सोच रहे थे। तो हमारे एक मित्र से उन्होंने बोला जो है फैशन डिज़ाइनिंग कर लो। फिर हमने फैशन डिज़ाइनिंग के लिए हमने सोचा। फिर एक बार हमारे मामा जी हैं, हम उनसे बैठ के बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई जब अगर लड़की वाले आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, लड़का दर्जी है क्या? फिर मैंने कहा यही सपना भी आपने तोड़ दिया। फिर हम गए तो हमारे एक और मित्र थे, उन्होंने बोला लॉ कर लो। हमने बोला ठीक है लॉ कर लेते हैं, सब कह रहे हैं तो लॉ में उतर गए। फिर एंट्रेंस दिया, फिर जो है लॉ कॉलेज में एडमिशन हुआ। उसके बाद भी क्लैरिटी नहीं थी, लॉ करते गए, पढ़ा वहाँ पे और काफ़ी अच्छा जो कॉलेज का लाइफ है वो स्पेंड किया। उसके बाद जब कॉलेज लाइफ खत्म होती है ना आपके जीवन में, तो आपको समझ में आता है कि वास्तविक दुनिया है क्या। राइट। कॉलेज लाइफ तक आपको ऐसा लगता है कि आपके जैसे ही आप कॉलेज से बाहर निकलोगे आपके पैरों में फूल बिछे होंगे और आपको सब बाहें खोल के आपका स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप उतरते हो, जॉब करते हो, तो उसके बाद इनिशियली मैंने 2-3 साल जॉब किया। उसके बाद मेरे एक स्पिरिचुअल गाइड हैं, श्रीमान सर मंगल गौर प्रभु जी, और मेरे बड़े भाई भी मेरे स्पिरिचुअल गाइड हैं, श्रीमान अक्षरधाम प्रभु जी। उन्हीं के ही एडवाइस पे उन्होंने मुझे बोला आप एक अब इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू करो। तो मैंने प्रैक्टिस शुरू किया। इनिशियली जो है थोड़ा स्ट्रगल हुआ, फिर उसके बाद और बेहतरीन तरीके से चीज़ें आती गई भगवान की कृपा से, और बहुत बड़े बड़े केसेस भी हमने जीते, और उसके बाद आज आपके सामने है जो कुछ है। तो इस तरीके का ये जर्नी रहा मेरा। नहीं नहीं, आपकी जर्नी से मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी जर्नी सुन के कि आपने बहुत स्ट्रगल किया स्टार्टिंग फेज पे और कुछ भी क्लियर नहीं था, लेकिन आज सब कुछ क्लियर है। तो आप मुझे बताएंगे कि आपके कुछ ऐसे प्रिंसिपल जिसके कभी आप अगेंस्ट नहीं जाना चाहेंगे? हाँ, तो आप मतलब प्रोफेशन के एज ए लॉयर? एज अ लॉयर, हाँ, जैसे कई बार हम देखते हैं, जैसे मैं अगर बताऊं तो मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ सिद्धांत हैं जो मैं वकालत में भी जो है रखता हूं, और मैंने सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये सिद्धांत मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, और भगवान की कृपा से अभी तक वो सिद्धांत जो है वो मेरे साथ हैं।
तो मैंने कभी ये सोचा कि कभी भी मैं किसी ड्रग केस को नहीं लूँगा, जो ड्रग से रिलेटेड होता है, क्योंकि मैं हमें दिखता है कि ड्रग का जो नशा है, ये पूरे समाज को बर्बाद करता जा रहा है, खोखला करता जा रहा है। तो अगर मुझे कहीं भी दिख रहा है कि ये ड्रग केस में व्यक्ति ने वो गुनाह किया है, अगर मेरा पहला इंप्रेशन है, तो मैं वो ब्रीफ नहीं लेता, वो फाइल नहीं लेता, मैं मना कर देता हूँ। दूसरा, कोई भी अगर मीट इंडस्ट्री से रिलेटेड केस आएगा, जैसे जो बेजुबान जीवों की जो हत्या करी जाती है, उससे रिलेटेड केस आएगा, तो वो मैं नहीं लूँगा। इससे ये एक जुड़ा हुआ एक किस्सा है, जब मैं जो है जॉब किया करता था, तो काफ़ी बड़े वकील थे, उनके साथ मैं काम करता वर्क करता था मैं। तो एक केस आया बहुत बड़ी इंडस्ट्री का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे। केस आया मेरे आगे, कोई कई 100 करोड़ रुपए का केस था वो, और उसमें क्या था, बफेलो मीट के ऊपर पूरा केस था वो। उसमें पूरा निर्यात होना था, कुछ उसमें टेक्निकलिटीज़ थी, उस इश्यूज़ थे, तो उससे डील करना था हमें। तो मेरे पास फाइल आई, मुझे जो है गए जुम्मा जुम्मा साल भर हुआ होगा वकालत में उतरे हुए। मैंने फाइल ली और उसी ने एडवोकेट, मैं उनके पास गया, मैं सर ये केस तो नहीं हो पाएगा। अब उन्होंने बोला, भाई ये क्या कह रहे हो तुम, ये केस नहीं हो पाएगा, तुम अभी अभी आए हो, उतरे हो, और तुम बोल रहे हो ये केस नहीं। मैंने कहा सर मैं सिद्धांत के खिलाफ है। तो उन्हें बोला, अगर राम जेठमलानी भी ऐसे सिद्धांत रखता तो वो राम जेठमलानी थोड़ी नहीं बनता। मैंने कहा सर अगर सिद्धांतों से समझौता करके मुझे राम जेठमलानी बनना होता तो मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा वो। बेशक मैं अनुशंसा रहना ही पसंद करूंगा, लेकिन मुझे सिद्धांतों से समझौता नहीं करना है। तो मैं जाके अपने चैम्बर में वापस बैठ गया। थोड़ी देर बाद सर जो थे उन्होंने मुझे बुलाया, बोला मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। ये फाइल तो कोई और भी कर लेगा, तुम बैठो, मैं तुम्हें कोई और मैटर देता हूँ। और मुझे अभी तक ध्यान है कि जितना मैं जो है सर से सीखा, उन्होंने जैसे कहते हैं ना, एक शिष्य को, जैसे अर्जुन को द्रोणाचार्य ने अपनी सारी विद्या दे दी थी, उसी तरीके से वो जो सर थे उन्होंने मुझे हाथ पकड़ पकड़ के सारी चीज़ें करना सिखाया, और उसके बाद उनका मेरा रिश्ता और गहन होता चला गया। उसके बाद ही मैंने अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपने ये बोला है कि आप कभी भी जो आपके सिद्धांत है उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, नहीं, है ना। अगर उसके अगेंस्ट आपको कुछ मिले, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लीजिए मैं एज ए केस आपके पास लेके आ रहा हूँ और आपको बोलता हूँ कि एक मीट बनाने वाली कंपनी है और इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है ना, और मैं चाहता हूँ ये बंद हो जाए, तो तब आप क्या मेरा केस लेंगे? ये एक विपरीत परिस्थिति हो गई कि आप जो आए हो, आप उस इंस्टीट्यूशन या उस कंपनी के खिलाफ आप कंप्लेंट लेके आए हो जिसने आपके साथ धोखा किया है। तो ये मायने नहीं रखता वो क्या करती है क्या नहीं करती। अच्छा। अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो बिल्कुल हम केस लेंगे। लेकिन अगर वही ये सिचुएशन होती कि आप कोई मीट फैक्ट्री चलाते हो ओके। और आपके साथ धोखा होता है, तो मैं वो केस नहीं लेता। ओके, तो आप ऐसे कौन से लॉज हैं जिन्हें आप चेंज करना चाहेंगे? कुछ ऐसे लॉज जिसको आपको लगता हो कि हमारी यूथ को बहुत फायदा मिलेगा आने वाले समय पे? भारत में अगर कानून के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आजकल मैं कुछ केसेस में उलझा हुआ था कुछ समय से। तो आमतौर पे हमने देखा है कि फॉल्स रेप केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। क्या होता है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में आके रहते हैं, कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप होता है उनका, उसके बाद उनके संबंध जो है एक बुरे स्तर पे आके ख़त्म होते हैं, और उसमें आमतौर पे क्या होता है, जो लड़की होती हैं वो झूठा रेप का मुकदमा कर देती हैं। अब 376 का आरोप है, एक व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। तो उसमें हम देखते हैं कि महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मजबूत कानून है कि जिस महिला ने रेप के एलिगेशन लगाए हैं उसकी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करी जाएगी, कि वो जो एक अच्छा कानून है जो रिवील नहीं करना चाहिए। तो मैं ये लाना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर रेप के आरोप लगे हैं उसकी भी आइडेंटिटी कभी रिवील ना हो जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती। केवल एक एफआईआर के नाम पे ही उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी जाती है कि इस व्यक्ति ने रेप किया है, और बाद में आके हमें पता चलता है वो सारे आरोप जो थे वो झूठे आरोप थे, लेकिन उसका जीवन तब तक बर्बाद हो चुका होता है। तो ये एक कानून आना चाहिए भारतवर्ष के अंदर कि जब तक रेप के आरोपों के संदर्भ में चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती तब तक जो रेप एक्यूज्ड है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी जाएगी। तो एक छोटा सा बदलाव है जो मैं चाहता हूँ, इस पर हम काम भी करेंगे आगे आने वाले समय में। आप अपने आप को जिताना चाहते हैं या अपने क्लाइंट को जिताना चाहते हैं? हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि मतलब आपका खुद का जीतना ज़्यादा मायने रखता है या आपके क्लाइंट या का आपका क्लाइंट का जीतना ज़्यादा मायने रखता है। देखिए, मुझे लगता है न्याय का जीतना ज़्यादा मायने रखता है।
अगर न्याय जीतेगा तो समाज जीतेगा। आमतौर पे हम क्या करते हैं, एक एज अ प्रोफेशनल आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट योर क्लाइंट। आपको जो आपके मुवक्किल हैं उन्हें आपको रिप्रेजेंट करना होता है टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। उस अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको ब्रीफ नहीं लेना चाहिए, फाइल नहीं लेनी चाहिए। तो पहला उद्देश्य हमारा ये रहता है कि क्लाइंट झगड़ा ही ना करे, कोर्ट तक आए ना। देयर इज अ ग्रेट सेइंग ऑफ फेमस लॉयर अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। उन्होंने बोला था, a lawyer should always try to settle the disputes between the parties and there would be still work enough। मतलब आप हमेशा ट्राई करो कि पार्टीज के बीच में समझौता करा दो, तब भी आपको बहुत काम होगा अंत में जाके। कई बार लॉयर सोचते हैं कि भैया अगर मैं समझौता ही कराता फिरूंगा तो मेरे पास कहाँ से पैसा आएगा, क्योंकि सब लड़ेंगे तभी तो पैसा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपको जो है लोगों के बीच में समझौता करवाने का प्रयास करना चाहिए, और अगर आप समझौता नहीं करवा पाते हो तो बोलना चाहिए कि अंत में आप कोर्ट के माध्यम से जो आप न्याय संगत हो वो आप अचीव करने का प्रयास करो। तो हम चाहते हैं कि एक लॉयर का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो कोर्ट को असिस्ट करना होता है, कि कोर्ट को असिस्ट करे कि क्या न्याय संगत है, क्या न्याय विरुद्ध है, अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए। तो मुख्यतः अगर हम इस उद्देश्य से चलेंगे तो क्लाइंट भी जीतेगा और आप भी जीतोगे और न्याय भी जीतेगा। आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जिससे आपको लर्निंग मिली हो और जो हमारे ऑडियंस को आप बताना चाहते हो कि जीवन में कुछ ऐसा करना है जिससे आपको कुछ सीख दे सको, मतलब आपको अल्टीमेटली सीख देनी है कि आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी सीख देनी हो लोगों को, तो आप क्या देंगे? देखिए, जो एक मैंने अपने जीवन से सीखा है कि कभी भी आप ये मत सोचिए मैं ये नहीं कर सकता, या मेरा पैदा मैं ऐसे समाज में हुआ, ऐसे माँ बाप मिले मुझे, या मेरी स्कूलिंग ऐसे स्कूल में हुई, या मैं कॉलेज ऐसे में गया कि मैं और लोगों के साथ compete नहीं कर पाऊंगा। आप खुद पे विश्वास रखिए, और अगर आप खुद पे विश्वास रखेंगे और एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप सब कुछ अचीव करते चले जाएंगे जो आप चाहते हो अपने जीवन में। अगर कहीं आपके अंदर डाउट आ गया, सेल्फ डाउट आ गया कि मैं ये शायद नहीं कर पाऊंगा, तो वहीं आप चीज़ों को पाना बंद कर दोगे। मैंने अपने जीवन में देखा कि इनिशियली जब मैं स्कूल में था, तो स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो हमें लगता था कि यार अगर आप व्यक्ति मैथ्स में वीक है ना तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब मैथ्स में अगर आप नहीं हो तो आप टीचर से सुनते थे तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद जब हम बाहर निकले स्कूल से तो हमें दिखा कि लॉबी एक फील्ड होती है, उसमें हम गए। तो उसमें मुझे ध्यान है कि आई वॉज ब्रिलियंट इन एकेडमिक्स। मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अपने कॉलेज में, और तब मुझे समझ में आया कि जो एक स्कूल की शिक्षा पद्धति है भारत के अंदर, उसमें कहीं बदलाव आने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो वास्तविकता में ये नहीं देखती कि एक बच्चा जो है उसके अंदर क्या क्षमता है। वो उसके ऊपर चीज़ों को लादने का कोशिश करती है कि आपको यही सीखना है, यही बनना है। अगर उसका इंटरेस्ट, उसकी क्षमता को अगर वो देखेंगे तो मुझे लगता है एक बेहतर एक इंडिविजुअल का निर्माण हो पाएगा, उससे एक बेहतर समाज का निर्माण हो पाएगा। तो हमेशा अपने आप पे विश्वास रखिए, कभी डाउट मत कीजिए, चीज़ों को पाने का प्रयास कीजिए, और जब आप पाने के लिए निकलोगे तो पा ही जाओगे। तो ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरे पिताजी ने ये नहीं किया तो आज ऐसा हो गया, मेरे दोस्तों ने साथ नहीं दिया, मेरे रिलेटिव ने साथ नहीं दिया। तो ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में आप पीछे ना हटें, और जो परिस्थितियां जो आपके आजकल लोग बताते हैं कि भाई ये हुआ, ये कारण है, इन्हीं कारणों में कुछ लोग आगे गए हैं, है ना? एब्सोल्युटली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कारण है इस वजह से मैं नहीं कुछ कर पाया, कुछ उन्हीं चीज़ों को फेस करते हुए आगे भी गए। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने वैदिक अपना स्कूलिंग का बताया, तो मैंने सुना है कि आपने कुछ एक वैदिक स्कूल भी खोला हुआ है जिस पे आपका पूरा काम चल रहा है, पीछे पूरी टीम है। हाँ हाँ, ऐसा कुछ है क्या? है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका, और अच्छा हुआ आपने इसके बारे में चर्चा करी। देखिए, अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि शिक्षा पद्धति में जो है बदलाव आने की बहुत आवश्यकता है। तो उसी में हमारे बड़े भाई हैं और उनके साथ और भी उनकी टीम है पूरी, और भी सदस्य हैं जो जुड़े हुए हैं। उनने सब मिलकर एक शुरुआत करी है, एक वैकुंठम नाम से एक स्कूल जो है वो खोला है। वैकुंठम? वैकुंठम,
अच्छा। वैकुंठम, वैकुंठ होता है ना, जैसे भगवान का जो धाम है, भगवान विष्णु का अच्छा। वैकुंठ, तो वैकुंठम। ओके। तो वहाँ पे एक स्कूल खोला गया है जहाँ पे वैदिक पद्धति से जो है शिक्षा दी जाएगी और जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी शिक्षा दी जाएगी। मतलब इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ वैदिक एंड मॉडर्न एजुकेशन। तो ओके। यहाँ पे आप ये दोनों चीज़ों से शिक्षा दी जाएगी और इसी के उद्देश्य से अब ये स्कूल जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और बहुत सारे बच्चे इसमें एनरोल हो रहे हैं। तो यही कुछ हमारा प्रयास है करने का कि बदलाव आए और वास्तविकता में देखा जाए कि बच्चा क्या चाहता है। आप उसके लिए डिसीजन नहीं लोगे। एक अध्यापक का जो एक ड्यूटी होती है वो ये होती है देखना कि इस बच्चे में ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज है जिसे मैं और निखार सकता हूँ। वो ये ना सोचे मैं इसे क्या बनाना चाहता हूँ, उसे ये देखना है कि ये क्या अच्छा बन सकता है। मैंने सुना है आपके 3 भाई हैं। हाँ। तो आप बीच वाले भाई हैं। तो आपकी क्या क्या वो है, क्या कहते हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं कि छोटे वाले भाई के लिए और बड़े भाई के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप आज तक तीनों एक ही परिवार में रहते हैं, ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं? मतलब आपका प्रश्न ये है कि आप लोग तीनों कैसे एक साथ रह पा रहे हैं? क्योंकि आज की डेट में इतना टकराव होता है भाइयों के बीच में, नहीं रह पाते। क्या मेन रीजन है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अहम भी है ये, क्योंकि हम देखते हैं आज के समाज में, आप देखिए पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, उसके बाद कल्चर आया न्यूक्लियर फैमिली का। अब उसमें से भी न्यूक्लियर फैमिली से भी इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, प्रोटॉन अलग हो गया, सिंगल पेरेंट फैमिली आ चुकी है। तो आप एक परिवार में साथ तभी रह सकते हो जब आपके परिवार का केंद्र एक होगा। केंद्र एक कब होगा? जब आपके जीवन में अध्यात्म होगा। मैं वहीं आऊंगा, लौट के वहीं आएंगे, सारी चीजों का इलाज वही है। जब आपके जीवन के केंद्र में कृष्ण होंगे तो कभी डिस्प्यूट नहीं होगा, ठीक है? और क्यों डिस्प्यूट नहीं होगा? क्योंकि आप एक ही वस्तु को, एक ही व्यक्ति को, एक ही उद्देश्य के पीछे आपने अपना जीवन दे दिया। अब आपको पता है कि हमारे जीवन में, सबके जीवन में केंद्र जो है वो कृष्ण है। हमें कृष्ण का सेवा करना है और अपने परिवार को साथ में रहना है। और जितने मेरे परिवार के लोग हैं वो सब कृष्ण के अंश हैं और मैं कृष्ण का दास हूँ। और दास हूँ तो अंश की सेवा करना मेरा दायित्व है। तो इसी अगर विचारधारा को पालन करने का हम प्रयास करेंगे तो वास्तविकता में एक साथ रह पाएंगे। विचार आता है कि एक मझले भाई के नाते आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बड़े और छोटे के प्रति। लेकिन मझले भाई का, एक छोटे भाई के प्रति एक पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और एक बड़े भाई के प्रति एक पुत्र का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बड़े भाई को मैं उसे हमेशा अपने पिता देखना चाहिए और छोटे भाई में अपना पुत्र देखना चाहिए। बड़े भाई के आदेशों का पालन करें और छोटे भाई को हमेशा सद्मार्ग पे लाने के या उसे अच्छा गाइड करने का प्रयास करना चाहिए। तो यही एक मुझे लगता है मैंने अपने जीवन से सीखा है कि यही उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपसे लास्ट क्वेश्चन लेंगे, यहीं पे विराम करेंगे उसके बाद। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने आप को शांत करने के लिए क्या करते हैं? आप इतने सारे कामों में व्यस्त हैं, इतनी सब सारी चीज़ें हैं, तो अपने आप को शांत करने के लिए, पीसफुल देने के लिए क्या करते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम जो है पूरी दुनिया में घुमाते हैं। गाड़ी को अगर आप ले जाओगे तो कई बार उसे जरूरत होती है कि उसे रिफिल किया जाए, पेट्रोल भरवाया जाए उसी प्रकार से जब हम अनेक चीज़ों में व्यस्त होते हैं तो उसके बाद समय आता है कि खुद के लिए कुछ किया जाए। तो सबसे बढ़िया तरीका है मंत्र मेडिटेशन। जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं, जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे अगर मैं बताऊँगा अपने वास्तविक जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र जिसे कहा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जो है सुबह उठ के या ऑफिस जाते वक्त या ऑफिस से आते वक्त माला पे जप करते हैं। और जब आप इसका जप करोगे तो धीरे धीरे मंत्र क्या होता है, जो मन को डिलीवर कर दे। जैसे मन कभी विचलित हो जाता है ना हमारा, तो उसको जो डिलीवर कर दे, उसको जो शांत कर दे, उसे मंत्र कहते हैं। तो जब आप इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, कोई भी अन्य मंत्र का जो शास्त्रों में बताया गया है, जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो स्थापित है, उस मंत्र का अगर आप जप करोगे तो आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि आपका जो चित्त है वो एकदम शांत हो चुका है। और जब शांत चित्त से आप चीज़ों को देखना शुरू करोगे तो एक क्लियरिटी आएगी आपके जीवन में। खुद भी शांत रहोगे और दूसरा के जीवन को भी शांत रखोगे। तो इस तरीके से मैं अपने जीवन में करता हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पर आए, आपने समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।